आज हम करेंगे प्रश्नमाला एक वैदिक गणित की वैदिक पद्धति से समीकरणों को हल करना। वैदिक विधि से सरल समीकरण जैसे एक घात का समीकरण, दो घात का समीकरण, तो इन समीकरणों को हल करने के लिए वैदिक पद्धति में अपने पास दो विधियां हैं। एक है सूत्र परावर्त्य योजित और दूसरी है सूत्र शून्य साम्य समुच्चय। ये दो विधियां अपने पास रहेगी। परावर्त्य योजित का 4 अनुप्रयोग हैं, यानी ये 4 प्रकार से प्रयोग में आता है ये सूत्र। और शून्य साम्य समुच्चय 6 प्रकार से काम में लिया जाता है। इसके 6 अनुप्रयोग हैं और परावर्त्य के 4 अनुप्रयोग हैं। तो सूत्र परावर्त्य के जो 4 अनुप्रयोग हैं उनको अलग अलग हम समझेंगे। और बोर्ड में ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है समीकरण के रूप में, और 1-2 पंक्ति में इसका उत्तर हो जाता है पूरा। तो अब इनमें अनुप्रयोगों की जो विधियां हैं, जैसे परावर्त्य की 4 विधियां हैं और शून्य साम्य समुच्चय के 6 प्रकार से इस सूत्र का 6 प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं और परावर्त्य का 4 प्रकार से। तो कुल ये 10 हैं। 4 अनुप्रयोग परावर्त्य के हैं, 6 अनुप्रयोग शून्य साम्य समुच्चय के हैं। तो सूत्र परावर्त्य का अर्थ योजित, परावर्त्य योजित का अर्थ क्या है कि पक्षांतरण तथा समायोजन। अब प्रथम अनुप्रयोग, यदि समीकरण ax + b = cx + d हो तो x का मान ऐसे निकालेंगे। यानी कोई समीकरण है एक घात का, वो इस रूप का है, तो उसका हल आप इस सूत्र से निकालेंगे। परावर्त्य योजित में क्या है कि पक्षांतरण तथा समायोजन, यानी x के पद एक तरफ और जो अचर पद है b और d अचर है, और ये 2 चर पद हैं। तो चरों को एक तरफ और अचरों को जब हम एक तरफ ले जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे, और बाद में जब ये cx इधर आएगा और उन दोनों पदों में x कॉमन आ जाएगा, कॉमन आके a और ये जो c है वो फिर वो नीचे जाएंगे। तो पक्षांतरण करके इस समीकरण का और ये सूत्र तैयार किया इन्होंने। अब हमारे को जब एग्जाम में प्रश्न देंगे, जैसे ये दिया है कि 5x - 4 3x + 4, तो जब प्रश्न परीक्षा में अपने को वहाँ मिलेगा तो ये देखना पड़ेगा आपको कि ये किस रूप का है, यानी कौन से अनुप्रयोग का है, यानी परावर्त्य सूत्र का है या शून्य साम्य समुच्चय का है। तो ये 4 अनुप्रयोग परावर्त्य के और 6 अनुप्रयोग शून्य साम्य समुच्चय के आप पूरी तरह से पढ़ लोगे। ये 10 अनुप्रयोग, यानी दोनों सूत्रों के 10 अनुप्रयोग हैं कुल, वो जब हम पूरे पढ़ लेंगे तब आप जब ये प्रश्न आएंगे बोर्ड में एग्जाम में, तब आप पहचान लेंगे कि कौन सा अनुप्रयोग अपने को यहाँ इस प्रश्न में काम में लेना है। तो अब देखो यहाँ कि 5x - 4 = 3x + 4, इस प्रश्न को देखते हैं तो ये अनुप्रयोग याद आ जाएगा आपको कि ये सवाल परावर्त्य योजित के प्रथम अनुप्रयोग का है। जैसे देखो ax, ये 5x, फिर प्लस आया, फिर अचर राशि, तो ये अचर राशि, फिर cx, यानी x के पास में संख्या अचर है कोई, ये स्वतंत्र अचर है, ये भी स्वतंत्र राशि है, ये इस x के पास में अचर संख्या है। तो सेम ऐसी कंडीशन ही इस प्रश्न की है। तो इस प्रश्न को देखते ही अपने को ये प्रथम अनुप्रयोग याद आ जाना चाहिए
फिर इस सूत्र का प्रयोग करना है। ये तो अब देखो इस प्रश्न में ये सूत्र प्रयोग में करेंगे। तो इसमें ए कौन है, यानी यहाँ है ना डी, बी, ए और सी। तो चार चीज़ें हैं, वो चारों चीज़ें यहाँ अपने सवाल में है। वो देखो ए 5 है, बी 4 है, सी 3 है, डी 4 है, ऐसे। तो अब पता कर लिया आपने ए बी सी डी, या मान रख देंगे। तो लिखो x बराबर डी कितना कि डी 4 है, तो लिखो 4 माइनस बी कितना है, बी ये रहा और ये 5, सॉरी ये 4 है और माइनस का है, यहाँ ऑलरेडी माइनस है। तो आप जब इस संख्या को लेके यहाँ आएंगे तो यहाँ प्लस बन जाएगा। चलो पहले लिख लो आप -4 बट्टा, अब नीचे ए, तो ए ये रहा 5, तो लिखो 5 माइनस का चिन्ह, फिर ये मांग रहा है सी, तो सी ये रहा 3, तो लिखो 3। अब इसको हल करो तो देखो माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 4 और 5 - 3, 5 - 3 कितने 2 बराबर 8/2 बराबर 2 का भाग 8 में गया 4 बार, तो ये उत्तर आ गया। ऐसे इन सवालों को करना है जब एक नंबर का अपने बोर्ड में आता है। अब जैसे द्वितीय अनुप्रयोग, यदि समीकरण इस रूप का मिले आपको, जैसे ये है, ये ऊपर रूप दे रखे हैं, तो इस रूप जैसा अगर सवाल हो तो वो इस सूत्र से करेंगे। जैसे देखो ax + b अपॉन p बराबर cx + d अपॉन q। अगर ऐसा समीकरण हो तो आप x का मान इस सूत्र से निकाल लीजिए। तो जब ये सवाल आया है, इस सवाल को देखते ही हमें ये याद आ जाना चाहिए कि ये प्रावर्तीय योजित सूत्र का द्वितीय अनुप्रयोग का है प्रश्न। तो अब इसका प्रयोग करो, तो x का मान निकालना, तो x बराबर, सूत्र में ध्यान दो पहला पद गया d, अब यहाँ d ढूंढो, ये d रहा और d की जगह है 1, तो लिखो 1, बीच में p और d के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो लिखो इंटू p। यहाँ देखो इस रूप में p ये रहा, तो यहाँ नीचे कौन है 2, तो p का मान 2 है, तो लिखो 2 माइनस b, ये b मांग रहा है, तो b ये रहा, यहाँ b के जगह है 3 और वो भी माइनस का है, तो यहाँ कोष्टक में लिखो -3। अब q लेकर आना, q ये रहा और q का स्थान 5 ने ले रखा है, तो लिखो इंटू 5। और अब नीचे a है 5, देखो a 5, तो लिखो 5। q है 5, तो लिखो 5। और तो q की जगह q, यहाँ देखो पहले तो q ये रहा, q का स्थान कौन ले रहा है 5, तो आपने 5 लिख दिया। अब चिन्ह क्या है माइनस, लिखो माइनस c, तो वहाँ देखो c की जगह 2, तो लिखो 2 इंटू, फिर ये p, तो p की जगह है 2, तो लिखो 2। तो अब इसको सरल करना है, सरल करोगे तो 1 × 2 बराबर 2, माइनस का चिन्ह,
अब ये दोनों 5 इंटू 3 माइनस के 15 बनेंगे। माइनस का 15 जब कोष्टक से बाहर निकलेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। नीचे 5 इंटू 5 25, 2 इंटू 2 4 बराबर 2 माइनस माइनस प्लस यानी 15 बट्टा 25 में से 4 गए, कितने बच गए 21, 15 और 2 17। तो लिखो यहाँ 17/21। ऐसे इन प्रश्नों को हल करना है। यानी ये ध्यान रखना है आपको कि एक ये है, बी ये रहा, पी ये, सी ये, डी 1, क्यू 5 और ये देख के फिर इस सूत्र में ये मान रखना है और फिर इसकी कैलकुलेशन करानी है। तो अच्छा, अगर कोई यहाँ पद माइनस का हो तो वो माइनस उस संख्या के साथ में ही रखना है, फिर आगे अपने आप वो कैलकुलेशन होती रहेगी। तो यहाँ देखो एक बार और कि सर्वप्रथम ए कितना है अपने पास, ए है, सॉरी डी मांगा इन्होंने, डी कितना है कि डी ये रहा, पी कितना, पी है ये, तो पी है 2, तो 1 इंटू 2 लिख दिया। फिर माइनस का चिन्ह, तो ये माइनस। अब ये मांग रहा है बी, तो बी कहाँ है, बी ये रहा और बी का स्थान ले रहा है -3, तो ये -3। फिर ये क्यू है गुणा में, तो इंटू, अब क्यू है 5, तो वो 5 लिख दिया। और इसी प्रकार ये जो नीचे के मान है ए क्यू, तो ए देखो ये रहा 5 यहाँ रख दिया, क्यू है ये और 5 है इसका मान, तो वो रख दिया। फिर ये माइनस का चिन्ह आया है, माइनस लिख दिया। फिर सी ये सी रहा और सी का मान 2 है, तो ये 2। और फिर ये पी, तो यहाँ देखो ये पी और पी का मान 2, तो वो रख दिया और इसकी कैलकुलेशन कर ली, यानी 2 दूनी 4, ये आ गए 25 और ये आ गया फल 2 और ये आ गए 15 आगे जाके हो गया प्लस का और ये 17/21। तो ये द्वितीय अनुप्रयोग पूरा हो गया। अब आगे तीसरा अनुप्रयोग, यानी प्रावर्तीय योजित का तृतीय अनुप्रयोग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं में। ये देखो 2009 में आया हुआ है, फिर ये 2019 में आया हुआ है। तो इसका अनुप्रयोग कैसे करें कि तृतीय अनुप्रयोग कह रहा है कि यदि कोई समीकरण इस रूप का हो तो इस सूत्र का प्रयोग करके x का मान ज्ञात कर लो। यदि कोई समीकरण इस रूप का हो तो x का मान इस बीजीय सूत्र से ज्ञात कर लो। जैसे ये परीक्षा में दिया इन्होंने, देखो 2009 में आया, 2019 में आया। तो ये प्रश्न देखते ही हमें ये याद आ जाना चाहिए कि ये सवाल परावर्तीय योजित का तृतीय अनुप्रयोग है, तो फिर ये सूत्र लगाना पड़ेगा अपने को। तो अब लिखो सीधा, यहाँ आप सूत्र लिखेंगे कि x बराबर ये सूत्र यहाँ लिख देंगे और फिर मान रखेंगे। मान में अपने आप ही देखो ये पूछ रहा है कि अब 1 मिनट पहले परिचय ले लो आप ABCD का। तो ये देखो कि ये A है 1, B 2, C -3, D -4, D ये रहा, C 3 वो भी माइनस का है, B ये 2, A कितना है कि A है 1, तो अभी इसमें मान रख दो। तो सर्वप्रथम C की मांग हो रही है,
तो सी ये देखो -3, तो लिखो -3। अब डी और सी के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो डी का मान, ये तो डी रहा और ये डी का मान -4, तो लिखो -4। बीच में ये चिन्ह क्या है, माइनस का, इसको कोष्टक बंद कर दो। ए का मान, ये देखो ए और ए का मान है 1, तो लिखो कोष्टक में 1 इंटू, अब ये बी मांग रहा है, तो बी, ये बी और बी का मान 2, तो लिखो 2। अब बट्टे ए, अब ये ए है, वो देखो ए है 1, ए का मान है 1, तो लिखो 1, बीच में चिन्ह प्लस का, ये प्लस बी का मान 2, तो ये लिखो 2, और फिर माइनस का चिन्ह, तो ये माइनस, फिर सी, तो ये सी रहा, ये भी माइनस का खुद ही 3, तो 3 माइनस का है, यहाँ सूत्र में भी माइनस है, अतः माइनस जो 3 का माइनस है और सूत्र का माइनस है वो आपस में गुणा होके प्लस हो जाएगा। अब लिखो 3 प्लस के हो गए यहाँ आने पर। अब आगे माइनस का चिन्ह, ये माइनस लिख दिया। अब डी है -4, तो -4 है, तो यहाँ आते ही +4 बन जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन, तो -3 और -4 जब गुणा होगा तो ये दोनों चिन्ह गुणा होकर प्लस का, और 3 चौक 12, लिखो 12 -2 इंटू 1 2, ये 2 बट्टा इन सब की जोड़ 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10। अब इसको सरल करो आगे, तो बराबर 12 में से 2 कम हुए 10 बट्टे 10, बराबर भाग गया 10 में 10 का एक बार, और ये उत्तर आ गया। तो ये देखो दो परीक्षाओं में आ चुका है सवाल। तो ये प्रवृत्ति योजियत का तृतीय अनुप्रयोग का सवाल है। इन अनुप्रयोगों को ऐसे यूज करना। आप देखो सवाल देखते ही सवालों में मान कैसे लेने हैं। ये जो संख्या है ना, स्वतंत्र संख्या है, ये तो ABCD है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ऐसे ध्यान में रखना है। और यहाँ ABCD यहाँ रखना है, गुणा की जगह गुणा करवाना है, जोड़ की जगह जोड़, चिन्ह अगर कोई माइनस का हो और यहाँ सूत्र में भी माइनस है तो वो संख्या जब अपना स्थान लेने आएगी तो वो यहाँ आके प्लस की हो जाएगी, ये भी ध्यान रखना है। और फिर यह तो कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं इसमें। अब चौथा अनुप्रयोग, प्रवृत्ति में 4 अनुप्रयोग हैं कुल, ये चौथे अनुप्रयोग में देखो कि यदि कोई समीकरण इस रूप का हो तो आप x का मान इस सूत्र से निकाल लेना, ये अनुप्रयोग कह रहा है। प्रवृत्ति योजियत का चौथा अनुप्रयोग क्या कह रहा है कि यदि कोई समीकरण इस रूप का हो तो आप x का मान इस सूत्र से निकाल लीजिए, चर का मान निकाल लीजिए। तो अब देखो कि यहाँ x बराबर, पहले लगाओ माइनस का चिन्ह, सूत्र में माइनस है, और फिर बट्टे की लाइन खींचो और m का मान। अब m कहाँ से लावे, पहले परिचय ले लो। यहाँ से देखो m का मान 4 है, n का मान 3 है, a का मान 2 है, b का मान 5 है। अब ये ध्यान में रखे कि m 4 है, n 3 है, a का मान 2 है, b का मान 5 है। अभी इस सूत्र में रखना है। तो सर्वप्रथम तो चिन्ह माइनस का लगाओ और
एम अपने पास में है 4, तो यहाँ लगाओ 4 इंटू बी का मान ये रहा 5, तो इंटू 5। अब बीच में प्लस आया है। एन का मान, एन ये और एन का स्थान पर है 3, तो लिखो 3 इंटू ए कितना कि 1 होता कहाँ, ये रहा, तो ए के स्थान पर है 2, तो इंटू 2। अब नीचे m प्लस n यानी 4 और n का मान 3, तो 4 प्लस 3। अब छोटी सी गणना है, तो माइनस का चिन्ह लगाओ पहले, तो ये माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह लगा के और गणना चालू करो। 4 इंटू 5 कितने हो गए 20, प्लस 3 इंटू 2 6, 4 3 जुड़ गए, हो गए 7। अब 20 और 6 जुड़कर 26, तो लिखो माइनस 26/7। ये उत्तर आ गया, ये चर का मान आ गया x का। तो यहाँ नीचे लिखो कि x का मान माइनस 26/7। आपको जब ये परीक्षा में सवाल मिलता है तो आप इस सवाल के नीचे पहले ये सूत्र लिखेंगे और ये सूत्र लिखने के बाद में ये गणना यानी मान रखना और फिर उत्तर निकालना है। ये है चौथा अनुप्रयोग। तो इस प्रकार ये प्रवृत्ति के 4 अनुप्रयोग हैं अपने पास में। और परीक्षा में तो ऐसा है कि कभी प्रवृत्ति योजित का समीकरण देते हैं और कभी शून्य साम्य समुच्चय का भी देते हैं। तो अब करते हैं सूत्र शून्य साम्य समुच्चय। तो शून्य साम्य समुच्चय द्वारा समीकरणों का हल करना, वैदिक गणित की समीकरण हल करने की विधियां हैं। शून्य साम्य समुच्चय, इसमें 6 अनुप्रयोग हैं। प्रवृत्ति में 4 थे, प्रवृत्ति में 4 और शून्य साम्य समुच्चय में 6 अनुप्रयोग हैं। अब इनमें क्या होता है कि सूत्र नहीं है, इसमें अर्थ बताया हुआ है कि भाई प्रथम अनुप्रयोग का अर्थ कैसा समझना आपको, कि ये रहा कि सूत्र का प्रथम अर्थ और अनुप्रयोग कि यदि किसी समीकरण के प्रत्येक पद में x एक सर्वनिष्ठ खंड है तो चर का मान यानी जो कॉमन है लिखना है, यानी x का मान 0 होगा। यानी जो समीकरण में जो चीज कॉमन है दोनों पक्षों में वो 0 के बराबर लिखनी है। यानी x कॉमन है दोनों पक्षों में, x सर्वनिष्ठ का अर्थ होता है कॉमन, सर्वनिष्ठ खंड है। जैसे ये है ना, नीचे देख लो कि इस पद में x रहा, इस पद में भी x है, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यानी सभी पदों के पास में x है। तो x क्या हुआ, x सर्वनिष्ठ खंड हो गया, यानी एक कॉमन भाग है। तो कॉमन है तो कॉमन को आप 0 के बराबर रख दो, वही इस समीकरण का हल होगा। ये प्रथम अनुप्रयोग कह रहा है अपने को कि यदि कोई समीकरण में x एक सर्वनिष्ठ खंड हो यानी कॉमन हो सभी पदों में, तब आप लिखो उसका उत्तर x बराबर 0। जैसे ये 2020 में पिछली साल आया था कि इसमें देखो इस पक्ष में और इस पक्ष में दोनों पक्षों में x+2 कॉमन है, यहाँ भी x+2 है, एक इधर भी x+2, यहाँ देख लो x दोनों पदों में है, यहाँ भी x दोनों पदों में, तो x बराबर 0। यहाँ x+2 इस साइड में भी है, x+2 इस साइड में ही है। तो ये अनुप्रयोग कह रहा है कि तो आप लिख दो x+2 बराबर 0, यानी जो सर्वनिष्ठ
चीज है उसको आप 0 के बराबर रख दो तो फिर आपके उत्तर मिल जाएगा। तो इस सवाल का तो हल यही होगा कि यहां लिख देंगे अपन कि सभी पदों में x, सभी पदों में x सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ का अर्थ है कॉमन, सर्वनिष्ठ खंड है, अतः x बराबर 0। बस ये इतना ही उत्तर है। 1 नंबर का प्रश्न आता है और ये पूरा हो गया। ये 2020 में आया तो इसमें भी यही लाइन लिखनी है कि दोनों पक्षों में, या फिर ऐसे लिख दो सभी पदों में x+2 सर्वनिष्ठ खंड है, यानी कॉमन भाग है। तो कॉमन भाग है तो इसको आप 0 के बराबर लिख दो। तो यहाँ लिखो कि सभी पदों में x+2 सर्वनिष्ठ खंड है, अतः x+2 बराबर 0, पक्षांतर करेंगे तो -2। तो ये हल हो गया। 2020 में पिछले साल आया था ये सवाल। तो ये है शून्य साम्य समुच्चय का प्रथम अनुप्रयोग का सवाल आया था। तो इसमें x+2 कॉमन है कि नहीं है, तो उस कॉमन राशि को आप 0 के बराबर रखो और फिर चर का मान निकाल लिया, 2 इधर आया -2 हो गए। इस प्रकार ये करना। द्वितीय अर्थ, तो द्वितीय अर्थ में क्या कह रहा है कि एक घात का समीकरण कोई है और दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद समान है तो चर का मान 0 होता है। कोई समीकरण है एक घात का और उसमें यदि स्वतंत्र पद समान है, जैसे स्वतंत्र पद कौन से हुए कि इन दोनों कोष्टकों के बीच में गुणा का चिन्ह है। जब गुणा करेंगे इन दोनों कोष्टकों को, x+1 और x+9 को जब गुणा करेंगे तो 9 और 1 गुणा होकर 9 आएंगे और 9 स्वतंत्र पद कहलाता है। स्वतंत्र मतलब अचर राशि। तो 9 स्वतंत्र पद हो गया इस साइड में। जब इन कोष्टकों को आप खोलेंगे यानी गुणा करेंगे तो 3 और 3 गुणा होकर क्या आएगा 9। तो इस साइड में भी स्वतंत्र पद 9 आ रहा है, इसमें भी 9 आ रहा है। इसलिए ये कह रहा है कि यदि ऐसी कंडीशन है कि दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद समान है तो चर का मान 0 होता है, यानी x का मान 0 होता है। ये तो यहाँ लिखो कि दोनों पक्षों में, आप कारण लिखेंगे नीचे पहले तो, कि चूंकि दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद समान है, अर्थात 9 है, दोनों तरफ पे आपको 9 मिले थे ना, यहाँ भी 9 × 1 9 है, 3 × 3 9, तो इधर भी 9 है, इधर भी 9 है स्वतंत्र पद। तो आपने लिख दिया दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद समान है, अर्थात दोनों पक्षों के पास में 9 है, अतः चर का मान 0 होगा। अतः चर का मान यानी x बराबर 0 होगा। ये उत्तर, बस इतना ही लिखना है, कोई लंबी चौड़ी बात यहाँ नहीं लिखनी है, क्योंकि ये 1 अंक का ही तो आता है और 1 अंक में ये आपको दूसरा सवाल, कभी दूसरा कभी पहला, परीक्षा के अंदर पेपर में पहला या दूसरा सवाल, कभी 2 नंबर देते हैं, कभी 1 नंबर में देते हैं। तो ये देखो 2020 में आया था ये सवाल, ये प्रथम अनुप्रयोग का। तो कोई भी अनुप्रयोग का आपको सवाल दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट है। अब आगे तृतीय अनुप्रयोग। तृतीय अनुप्रयोग में देखो क्या कह रहा है, पहले अर्थ क्या कह रहा है। इस अनुप्रयोग का अर्थ ये कह रहा है कि यदि समीकरण में 2 भिन्नों के अंश
परस्पर समान हो। यदि समीकरण में दो भिन्नों, ये और ये दो है ना राशियां बट्टे में, तो ये दो भिन्न हैं, एक भिन्न ये, एक भिन्न ये। इन दोनों भिन्नों में अंश समान हो, अंश ये ऊपर वाली राशियां अंश समान हो, जैसे यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, ठीक है, तो यहाँ समान है अंश। अब ऐसी कंडीशन में ये आगे क्या कह रहा है कि यदि ऐसी घटना है तो आप उनके हरों का योग करो और शून्य के बराबर रखो, तो x का मान आपको मिल जाएगा। ये तृतीय अनुप्रयोग बोल रहा है। तो आपने कंडीशन देखी कि दोनों भिन्नों में अंश समान है, तो हरों का योग यानी ये हर और ये हर, इन दोनों का योगफल ये कह रहा है कि शून्य के बराबर रख दो, तो आपके x का मान आ जाएगा। तो लिखो तो पहले कारण लिखो कि चूंकि दोनों भिन्नों में अंश समान है, अतः हरों का योग शून्य के बराबर रखने पर, तो लिखो हर है एक, तो ये रहा 2x प्लस 1, दूसरा हर है ये 3x प्लस 4 और आगे रखना है शून्य। तो ये दोनों चर है जुड़ेंगे, 3x और 2x जुड़कर हो गए 5x प्लस अचर 4 और 1 जुड़कर हो गए 5 बराबर 0, और पक्षांतर करेंगे तो 5x बराबर 5 उधर गया माइनस के 5, और x बराबर -5 बट्टे 5 बराबर -1। तो ये सवाल हो गया। पक्षांतर किया तो ये 5 माइनस का हो गया, 5 हर में गया, 5 का 5 में भाग दिया, एक बार गया, या माइनस था इसलिए फल भी माइनस का है। तो ये तृतीय अनुप्रयोग हो गया। अब आगे चौथा अनुप्रयोग, शून्य साम्य समुच्चय का चौथा अनुप्रयोग। चौथा अनुप्रयोग में देखो क्या, ये 2008 में आया सवाल चौथे अनुप्रयोग से। तो चौथा अनुप्रयोग कह रहा है यदि समीकरण के दोनों पक्षों के अंशों का योग, ये जो समीकरण है इन दोनों पक्षों के अंश, इन अंशों का योग यानी ऊपर ये जो ऊपर है इन दोनों का योग, दोनों हरों के योग का योग, दोनों के हरों का योग, ऊपर वाली राशि का योग और नीचे वाली राशि का योग अगर बराबर हैं तो उस योग को शून्य के बराबर रख दो, तो आपके x का मान आ जाएगा। तो योग करें पहले कि 3x और 1x जुड़कर, यहाँ लिख लो कि अंशों का योग बराबर 3x प्लस 4 प्लस x प्लस 1 बराबर योग कितना आया कि ये x इसमें जुड़ेगा तो 4x और 1 4 में जुड़ेगा तो 5, तो लिखो 4x प्लस 5। अब हरों का योग निकाल लो, तो हरों का योग बराबर 6x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 3। अब 2x 6x में जुड़ेंगे तो 8x और 3 साथ में जुड़ेंगे तो 10। अब इनमें ये योग, अंशों का योग और हरों का योग बराबर तो नहीं है, लेकिन एक निश्चित अनुपात में। ये कह रहा है कि यदि निश्चित अनुपात में आवे तो भी आप उस योगफल को शून्य के बराबर रखना। तो निश्चित अनुपात है यार,
जैसे देखो इस x के पास में 4 है, इस x के पास में 8 है, तो 4 का दुगुना है 8, यानी 1:2। स्वतंत्र पद है वो 5 है यहाँ तो, और यहाँ 10 है, तो यहाँ भी 1:2 का। यहाँ अचर पदों में भी 1:2 का है अनुपात, और चरों में भी 1:2 का है। तो यहाँ लिख दो कि दोनों जो योग किए थे ना उनका एक निश्चित अनुपात है, दोनों का अनुपात 1:2 है। अतः कोई भी एक योग को शून्य के बराबर रखने पर तो 4x + 5 = 0। अब 5 को पक्षांतर करो तो 4x = -5 और x = -5/4। ये तो ऐसे आपको हल करना है। ये है चौथा अनुप्रयोग कि भाई अंशों का योग और हरों का योग या तो बराबर ही हो, बराबर नहीं है, एक निश्चित अनुपात में है, तो भी आप उस योगफल को शून्य के बराबर रख के चर का मान निकाल सकते हैं। पंचम अनुप्रयोग पंचम अनुप्रयोग का अर्थ है कि यदि समीकरण के एक पक्ष के अंश व हर का अंतर, समीकरण के एक पक्ष, ये एक पक्ष रहा, इसका अंश और हर, इन दोनों का अंतर, और दूसरे पक्ष के अंश व हर का अंतर अगर बराबर है तो उस अंतर को शून्य के बराबर रखने पर x का मान आपको मिलेगा। तो देखो कि अंश और हर का अंतर निकालें। या लिख दो लेफ्ट हैंड साइड, यानी इस पक्ष का अंश व हर का अंतर, अंश व हर का अंतर बराबर, देखो 3x में से 2x घटावें तो कितने बचेंगे, 1x लिखो, और 4 में से 1 घटेगा तो +3 बचेगा। ये तो हुआ इनका अंतर। अब इसमें भी देखो, यदि 2x में से वो x घटावें, एक ध्यान रखना बात है कि चाहे हर में से अंश घटा लो चाहे अंश में से हर घटा लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ मैं हर में से अंश घटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ x के पास गुणांक बड़ा है, इसलिए हर में से अंश को घटा लो, निकलेगा तो अंतर ही ना, अंश व हर का अंतर आ जाएगा। तो 2x में से x निकालेंगे तो राइट हैंड साइड में अंश व हर का अंतर बराबर, 2x में से x गया, 1x बचा, -5 में से -8 जब घटाएंगे तो वो 8 प्लस का हो जाएगा। 1 मिनट, जैसे -5 में से -8 को अपन घटाएंगे तो कोई राशि को घटाते हैं तो वो यहाँ चिन्ह चेंज होता है नहीं होता है, तो ये 8 फिर प्लस का हो जाएगा, तो 8 प्लस का हो गया। 8 में से 5 कम होंगे तो बचेगा +3। तो -5 में से 8 घटाएंगे, -8 घटाएंगे तो -8 प्लस के बन जाएंगे, तो फल आएगा +3। अब देख लो, इस अंश व हर का अंतर x + 3 है, इस अंश व हर का अंतर भी x + 3 है, तो ये नियम लागू हो गया कि उस अंतर को शून्य के बराबर रख दो, x का मान आ जाएगा। तो लिखो अतः x + 3 = 0, x = -3, ये निकालना है। तो ये पंचम अनुप्रयोग हुआ। अब अंतिम छठा अनुप्रयोग। तो छठे अनुप्रयोग में
पहले इस छठे अनुप्रयोग का अर्थ समझो कि यदि कोई समीकरण के प्रत्येक पक्ष में दो पद हों, जैसे ये रहा, इधर भी दो पद हैं, इस साइड में भी दो पद हैं, ठीक। यदि कोई समीकरण के प्रत्येक पक्ष में दो दो पद हों और पद का प्रत्येक अंश परस्पर समान हो, प्रत्येक अंश समान है, तो हरों, और फिर देखो आगे की शर्त कि दोनों पक्षों के हरों का योग भी समान हो। हरों का योग यानी इन दोनों का योग और इन दोनों का योग समान हो, तो उस योगफल को शून्य के बराबर रख दीजिए, आपके चर का मान निकल जाएगा। 2018 में आया देखो बोर्ड में। तो ये समीकरण षष्ठम अर्थ यानी छठे अनुप्रयोग के नियमों की पालना कर रहा है, तो इसका प्रयोग करो। तो देखो हरों में अंश समान है, अंशों, इस दोनों पक्षों में प्रत्येक पद के पास में जो अंश है वो समान है। तो ये कह रहा है कि हरों का योग कर लो, इन दोनों हरों का योग कर लो और इन दोनों हरों का योग कर लो, फिर आप देखो कि योगफल बराबर है कि नहीं है। बराबर हैं तो आप उस योगफल को शून्य के आगे रखो और फिर x का मान निकाल लो। तो पहले लिखो आप कि दोनों पक्षों में प्रत्येक पद का अंश समान है। एक तो ये शर्त पूरी हो गई, तथा हरों का योग, प्रत्येक पक्ष में हरों का योग, तो लेफ्ट साइड में हरों का योग बराबर x को x में जोड़ें, 2x -7 में -3 जोड़ें तो -10 ये आया। इन दोनों का योग लिया गया और राइट हैंड साइड में अंशों का योग, हरों का योग बराबर x 2x हो गए जुड़ के, -9 और -1 -10 हो गए, तो वही योगफल आया, दोनों तरफ ही समान आया। तो ये कह रहा है कि फिर उसको आप शून्य के बराबर रख दो, एक योगफल को शून्य के बराबर रख दो। तो लिखो 2x - 10 बराबर 0। तो 2x बराबर 10, जब इस साइड में आएंगे तो प्लस के 10 बन जाएंगे, और x बराबर 10/2 बराबर 5, ये x का मान है। तो इस प्रकार ये आप एक तो परावर्ती योजित और एक शून्य साम्य समुच्चय द्वारा सरल समीकरणों के चर का मान निकालना सीखा। ये 1 नंबर का प्रश्न अपने बोर्ड में आता है, दूसरा या पहला तो ये तैयार रखना ज़्यादा नहीं है। 6 अनुप्रयोग तो शून्य साम्य समुच्चय के हैं और 4 अनुप्रयोग परावर्ती योजित के हैं। तो कुल 10 अनुप्रयोग हैं और उनका एक एक उदाहरण ले लेके इसको तैयार रखना है।